Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 2 of federalism. In this today's part we are going to cover India, how it becomes a federal country. India after independence. Before independence, India was the colony of British Empire or Britishers. Okay. 1947 से पहले इंडिया was under the Britishers. ठीक है, तो कॉलोनी था इंडिया. 1947 में इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलती है. इंडिया हैड emerged एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड अ ब्लडी पार्टीशन. ठीक है, इंडिया emerged होता है एज अ इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. पार्टीशन होता है 1947 में. इंडिया और पाकिस्तान बन जाता है, दो पार्टीशंस हो जाते हैं. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ कंट्री. और बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स होते हैं जो कि इंडिया का पार्ट बन जाते हैं. इसको अभी मैं तुम्हें मैप के थ्रू समझाऊंगा. ठीक है, देखो बेल्जियम और श्रीलंका के हमने केस लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. इस पार्ट 2 में हम समझेंगे कि इंडिया में देखो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका में तो बस थोड़ी सी डाइवर्सिटी थी, सिर्फ 2-3 रीजनल मतलब 2-3 रिलीजन थे. ठीक है, 2-3 लैंग्वेजेस से बोला जाता था. तो इंडिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एक वास्ट कंट्री है. और बेल्जियम और श्रीलंका तो इंडिया के कंपैरिजन में एरिया भी उनका बहुत ज़्यादा कम है. इंडिया का तो एरिया भी बहुत ज़्यादा है. इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, रीजन्स. तो इंडिया में पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है और इंडिया एक फेडरल कंट्री किस तरीके से है, वो सबको कैसे जोड़ के रखता है. ठीक है, देखो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का देखो ये इस तरीके का कुछ मैप था. आप ये देख रहे हो, ये सारा जो पार्ट है ये सारा इंडिया के अंडर आया करता था. ठीक है, बहुत सारे ये येलो वाला जो पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा, ये येलो वाला पार्ट, ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंट एम्पायर हुआ करते थे उस टाइम पर, येलो वाला पार्ट. और बाकी सब जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था. ठीक है, बाकी सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे. और ये जो येलो वाला पार्ट थे ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इन्हें कहा जाता था प्रोविंशियल स्टेट्स. ठीक है, तो पर ब्रिटिशर्स के साथ इनका कोई ना कोई लिंक था, इनके साथ संधि हुआ करती थी. तो ये था बिफोर इंडिपेंडेंस का इंडिया का मैप. ठीक है, तो यानी पाकिस्तान वाला एरिया, बांग्लादेश वाला एरिया सब इंडिया के अंडर आया करता था. ठीक है, भूटान वॉज ऑलवेज द अनदर कंट्री. ठीक है, तो पार्टीशन में जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो ये जितने भी अलग प्रोविंशियल स्टेट्स थे, ठीक है, उस टाइम पे अराउंड 540 प्रोविंशियल स्टेट्स हुआ करते थे. यानी राज्य कितने थे, 540 से भी ज़्यादा. वो सारे मिलकर उन्होंने एक इंडिया बनाया. तभी हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर. ठीक है, इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर. बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक इंडिया बनाते हैं, एक बिगर यूनिट बनाते हैं. ठीक है, तो ये प्रोविंशियल स्टेट्स थे. ठीक है, इन सब ने मिलकर क्या किया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाया. ठीक है, इसे कहा गया यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, और आज की डेट में ये आपका मैप है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये बहुत सारे मैप, ये इंडिया का आज का मैप है जहाँ पर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, लेट्स बिगन कि इंडिया कैसे फेडरल कंट्री बना. तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना है तुम्हें, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. देखो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी. इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक संविधान लिखा गया. ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया को डिक्लेयर किया गया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनको जोड़ दिया गया, उनको कंबाइन कर दिया गया. तो जब भी किसी चीज़ को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो यूनियन कहलाता है. तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इंडिया को. तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान में क्या वर्ड लिखा हुआ है इंडिया के लिए, इंडिया
is a union of states. Although it did not use the word federation, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फेडरेशन यूज़ नहीं किया गया है. इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. लेकिन जो इंडियन यूनियन है, यूनियन का मतलब इंडिया जो इस कंट्री है उसके अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो फेडरलिज्म के ही प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, याद रखना. लेकिन इंडिया किस प्रिंसिपल पे चलता है? फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे ही चलता है. ऑल द 7 फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने अभी प्रिंसिपल्स पढ़े थे, फेडरलिज्म के की फीचर्स पढ़े थे, उसमें हमने 7 फीचर्स पढ़े थे. ठीक है, कल जो पार्ट 1 था उसमें 7 फीचर्स हमने पढ़े थे. तो 7 फीचर्स जो थे इंडिया के, वो सारे के सारे इंडिया पे अप्लाई हो जाते हैं 100%. यानी कि इंडिया में वो 7 के 7 जो फेडरलिज्म के की फीचर्स हैं वो सारे के सारे अप्लाई होते हैं. इसलिए इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड्स फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम पर इंडिया जो है 2-tier सिस्टम था. कैसा सिस्टम था? 2-tier सिस्टम. 2-tier सिस्टम का क्या मतलब होता है? 2 लेवल गवर्नमेंट थी. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और दूसरी थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट. याद रखना, ठीक है. लेकिन आज की डेट में इंडिया इज़ अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. तो 1992-93 में अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया. ठीक है. और एक और टायर यानी एक और लेवल की गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड कर दी गई. और वो कौन सी गवर्नमेंट थी? पंचायती सिस्टम और म्यूनसिपाल्टीज़. ठीक है. तो पंचायत्स को और म्यूनसिपाल्टीज़ को भी ऐड कर दिया गया. इसलिए आज की डेट में कितने टायर ऑफ सिस्टम है हमारे यहाँ पर? 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है. 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टीज. ठीक है. एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन. तो सबका एक अधिकार क्षेत्र है. जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अधिकार क्षेत्र है. ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग अधिकार क्षेत्र है, और ऐसे ही पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़ का भी अधिकार क्षेत्र अलग है. मतलब कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करता. ठीक है. इन सारे रीजंस के कारण इंडिया को एक फेडरल कंट्री माना जाता है. ठीक है. तो ये पॉइंट्स तुम्हें सारे मेंशन करने हैं. ठीक है. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th करके देखो. अब हम बात करने वाले हैं 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है. इंडिया में जो ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किसका क्या काम है, इसको बहुत क्लियर और सेपरेटली सबके काम डिवाइड किए हुए हैं ताकि कोई किसी के काम में दखलंदाजी ना करे. ठीक है. देयर आर द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर के कितने डिस्ट्रीब्यूशन है? 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. कौन कौन से? यूनियन लिस्ट बनाई गई, एक स्टेट लिस्ट बनाई गई और एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड्स अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स between the union government and the state government. Thus it contains 3 lists. तो इंडिया के पास कितनी लिस्ट हैं? 3. देखो, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, किसके पास कौन सी पावर है उसको डिफाइन किया गया और उस सब्जेक्ट को एक लिस्ट के अंदर लिखा गया. एक बनाई गई यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों पर काम करेगी, उस पर कानून बनाएगी. स्टेट की अलग लिस्ट बनाई गई जिसमें उसके अलग सब्जेक्ट्स होंगे. ऐसे ही एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई जिसमें दोनों का यानी कि यूनियन का भी और स्टेट दोनों गवर्नमेंट बना सकती हैं उसके ऊपर कानून. ठीक है. उसे कहा गया कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. देखो, यूनियन लिस्ट किस मैटर पे, किस सब्जेक्ट्स पे बना सकती है? देखो, यूनियन लिस्ट बनती है. यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? यूनियन लिस्ट हैज़ अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये किसके बारे में बात करेगी? केवल और केवल नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में.
ठीक है। वेयर एज इन द स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, लोकल या स्टेट इंपॉर्टेंस, लोकल या स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट किस में लिखे हुए हैं, तो स्टेट लिस्ट में। तो तुम्हें सिंपल से क्लियरली समझ में आ रहा होगा देखो कि ये नेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स पर ही डील करेगी। तो यूनियन लिस्ट में उन्हीं चीज़ों को डाला गया है जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस की बात हो, और स्टेट लिस्ट में किसको डाला गया है, जो लोकल या स्टेट इम्पोर्टेंस की बात करते हो। ठीक है, यानी स्टेट लेवल पे अगर कोई काम करना है तो वो स्टेट लेवल पे काम कौन के ऊपर कानून कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उस पर कानून। और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं, ये कॉमन होती है एक्चुअली में, है सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड द स्टेट। तो अभी हम समझते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन सी लिस्ट में वो इंक्लूड किए गए। जैसे यूनियन लिस्ट है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की। तो नेशनल इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, और यहाँ पर कौन बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में दो बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन फ्रेम लॉज। तो जो बोथ हैं यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिफेंस, डिफेंस किसके अंडर आती है, यूनियन के अंडर आती है, तो ये यूनियन लिस्ट में डाला गया है इसको। लिस्ट का मतलब ये है कि यूनियन जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कानून बनाएगी। बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी इसमें वैसे 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही स्टेट लिस्ट है, तो इसमें भी क्या है, पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और कॉमन इंटरेस्ट के कौन कौन से पॉइंट हो गए, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियन, ठीक है, और मैरिजेस हो गई, एडॉप्शन हो गई या सक्सेशन हो गया। ये क्या हो गए, कॉमन इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इसे और डिटेल में मैंने आगे लिखा हुआ है, देखो। यूनियन लिस्ट, सबसे पहले है हमारी यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें आती हैं। तो कौन कौन सी आ गई, डिफेंस आ गई हमारी, इंडियन डिफेंस। डिफेंस में तीनों आते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो कानून अगर इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए कानून बनाएगी तो कौन बनाएगी, यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग आती है, फॉरेन अफेयर्स आती है, करेंसी आती है। ठीक है, तो 97 सब्जेक्ट्स हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। ये यूनियन लिस्ट में क्यों डाला गया, क्योंकि यूनियन लिस्ट में इसलिए डाला गया ताकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनाई जा सके इन मैटर्स के ऊपर और पूरी कंट्री पे ये अप्लाई हो सके। ठीक है, अगला है हमारा यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज। कौन बनाएगा इस पे कानून, केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास ही अधिकार होता है कि वो इन पे कानून बनाए। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन्ड हैं उस पे कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये कंटेन करते हैं स्टेट या लोकल इम्पोर्टेंस को, स्टेट या लोकल इम्पोर्टेंस के मैटर्स को ही इंक्लूड करते हैं। जैसे कि पुलिस किसके अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। ट्रेड, इंटरनल जो ट्रेड होता है वो किसके अंडर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा वो। कॉमर्स यानी कि कोई भी व्यापार जो हो रहा है, जहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो वो सब किसके अंडर आएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है, वो सब क्या आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 47 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 47 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, लिस्ट नहीं है, 47 सब्जेक्ट्स हैं। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसमें क्या है, कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है यानी कोई कानून बनाया गया कि किसकी प्रॉपर्टी किसको मिलनी है, तो वो सक्सेशन का कानून होता है। एडॉप्टेशन यानी एडॉप्शन का मतलब कोई बच्चा गोद लिया जा रहा है, तो वो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट है जिसमें दोनों
का कॉमन इंटरेस्ट होता है। तो एजुकेशन जैसे होता है ना, एजुकेशन किसके अंदर आएगी, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। तो दोनों के पास अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, कि वो इन पे कानून बना सकते हैं। अच्छा, अगर इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर दोनों ने कानून बनाया, जैसे मान लो यूनियन गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है, एक स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया, और उन दोनों के बीच में कुछ मतभेद है, यानी कि कानून में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, तो क्या होगा, जो किसका कानून माना जाएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा, ठीक है। तो आखिरी किसका फैसला होगा, मतलब आखिरी कानून किसका माना जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। What about the subjects that do not fall in any of the three list? ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर मान लो कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, यानी कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए, तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ये सब जो है इनको इंक्लूड नहीं किया गया है लिस्ट के अंदर, तो इसके ऊपर कानून कौन बनाता है, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हुए, कोई भी बच गया सब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो नया है, मतलब कुछ नई चीज़ आई, उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट को होता है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कानून कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, ठीक है, तो वहाँ पर फेडरल कंट्री में क्या होता है कि कुछ कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर, जो इंडिया इज़ अ होल्डिंग टुगेदर कंट्री ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि सबके पास इक्वल पावर नहीं होती है। तो ऐसे ही इंडिया में भी सबके पास इक्वल पावर नहीं है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और वो कौन से स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पहले जम्मू कश्मीर को भी एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था 370 आर्टिकल के अंडर, लेकिन अब क्योंकि वो ख़त्म हो गया है, तो अब हम बात करेंगे केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। जो 371 आर्टिकल है वो क्या था, जम्मू कश्मीर वाला 370 आर्टिकल था, और नॉर्थ ईस्टर्न को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है वो कौन सा आर्टिकल है, 371, ठीक है। इज़ इट ट्रू डैट ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर? क्या ये सही है कि सारी जितने भी स्टेट्स हैं इंडियन, मतलब इंडिया के अंदर, उनके पास इक्वल पावर नहीं है? एक्सप्लेन द स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड टू सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। और हमें ये बताना है इसमें कि स्पेशल प्रोविजंस जो मिले हुए हैं कुछ स्टेट्स को, तो उन स्टेट्स को वो जो स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं वो क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक है। देखो, तो आंसर है यस, इन इंडिया, देखो, इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर। तो इंडिया में सबके पास इक्वल पावर्स नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पावर है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। वो कौन से राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है, याद रखना कौन कौन से, असम, नागालैंड, ठीक है, ये आपका नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है, इनको कुछ स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं। मोस्ट फेडरेशंस डेट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर, तो अभी मैंने बताया था कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो वो इक्वल पावर नहीं देता अपने कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को, यानी कि अपने राज्यों को सबको इक्वल पावर नहीं देता। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, तो इसी कारण से जितने भी स्टेट हैं इंडियन यूनियन के अंदर, उनके पास इक्वल पावर नहीं है। आइडेंटिकल पावर का मतलब क्या होता है, इक्वल होना, इक्वल पावर नहीं है। सम स्टेट्स इंजॉय ए स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। enjoy special power under certain provisions of the constitution of India, संविधान में लिखा हुआ है 371 आर्टिकल के अंडर, ड्यू टू देयर पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, कि उनका जो पुराना रीति रिवाज है, ठीक है,
और जो उनकी लाइफ है उसमें कोई चेंजेस ना आए, क्योंकि अगर कोई दूसरे स्टेट्स के लोग जाकर आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में जाके बस जाते हैं तो जो उनका कल्चर है, जो इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या सोशल कल्चरल बैकग्राउंड बदले, इसलिए वहाँ पर कुछ स्पेशल पावर दी हुई है। क्या पावर है वो? दिस स्पेशल पावर आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट्स। तो पहला क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट्स, यानी कि किसी भी इंसान को वहाँ जाके ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकता, खरीद सकता है, लेकिन उसके लिए स्वयं परमिशन लेनी पड़ेगी ज़मीन खरीदने के लिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन हो रही है उनकी ज़मीन की, इनकी जो ज़मीन है उनकी प्रोटेक्शन हो रही है। तो ये क्यों लाया गया था स्पेशल कानून? प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस के पीपल का मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस का मतलब होता है जो लोग वहीं के निवासी हैं, जो वहीं रहते हैं, वहीं पैदा हुए हैं, तो उनके ज़मीन की प्रोटेक्शन करने के लिए तो इसलिए एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो वहाँ पर आप ज़मीन खरीद सकते हो। देयर कल्चर और प्रोटेक्शन ऑफ देयर कल्चर, किस लिए किया गया? प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ देयर कल्चर एंड आल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। और गवर्नमेंट में भी, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज में भी केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लोग ही, यानी अगर कोई नागालैंड का है तो वो नागालैंड वाले को ही वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी। इस तरीके का प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, इसलिए से स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। बाकी अगर आप किसी भी राज्य में हो, जैसे कि अगर आप यूपी के, तो आप चाहे तो कहीं से भी किसी भी स्टेट में जाके इन 4 राज्यों को छोड़ के पूरे 24 स्टेट्स में कहीं भी नौकरी ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पर कोई इस तरीके का कानून नहीं है। इंडिया वो आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। तो मैंने बताया ना, जो इंडियंस वो आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट, इंडियंस को भी ये परमिशन नहीं है कि वो वहाँ पर जाके ज़मीन खरीदे या घर खरीदे। ठीक है, बाकी स्पेशल परमिशन मिल सकती है गवर्नमेंट से। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज। कुछ चीज़ों में बाकी और सारे स्टेट्स को भी, किसी स्टेट को भी ऐसे प्रोविजंस मिले हुए हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है फेडरल गवर्नमेंट का। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब हम बात करने वाले हैं, लास्ट है ये यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी पावर्स और यूनियन टेरिटरी क्या होता है इंडिया में। ठीक है, देखो कुछ राज्य थे जो ना तो ज़्यादा बड़े थे ना ही ज़्यादा छोटे थे, तो उन्हें ना तो इंक्लूड किया जा सकता था किसी दूसरे राज्य के साथ और ना ही उन्हें राज्य बनाया जा सकता था। तो वो ना तो ज़्यादा बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे, तो उन्हें क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और इसे कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज़। कुछ ऐसी टेरिटरीज़ जो कि किसके अंडर आती हूँ? यूनियन के अंडर आती हूँ, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन का मतलब क्या होता है? इस पे कौन राज्य करेगा, कौन सरकार मतलब कौन है इसका हेड? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, यूनियन रहते हैं। ठीक है, विच टेरिटरीज इन इंडिया डू नॉट इंजॉय द पावर ऑफ अ स्टेट। तो कौन कौन सी ऐसी टेरिटरीज हैं जिसके पास स्टेट की पावर नहीं है, वहाँ पर कोई इलेक्शंस नहीं होते, तो ऐसे कौन से राज्य हैं? तो देर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच इंजॉयस वेरी लिटिल पावर। ऐसे बहुत सारे, मतलब टोटल हैं यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इंजॉय करती हैं एज अ यूनियन टेरिटरी, मतलब उनके पास बहुत कम पावर होती है। ठीक है, दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो बहुत ज़्यादा छोटे एरिया थे कि इसलिए इसको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बोला गया। बट विच कैन नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और इतने छोटे भी नहीं थे कि किसी और स्टेट्स के साथ उसको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो इनको अलग से एक नाम दिया गया जिसे क्या कहा गया? यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सा एरिया है ये? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ठीक है, एंड दिल्ली,
आर द यूनियन टेरेटरीज। तो ये सब क्या है, यूनियन टेरेटरीज हैं, बाकी और भी हैं, 8 टोटल यूनियन टेरेटरीज हैं। ठीक है, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। दीज टेरेटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर जो ये टेरेटरीज हैं इनके पास पावर नहीं है जैसे स्टेट्स के अंदर पावर होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट है, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पावर होती है, जबकि यूनियन टेरेटरीज के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है एक स्पेशल पावर जिससे ये इन यूनियन टेरेटरीज को कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं कौन कौन सी हैं ये यूनियन टेरेटरीज। देखो टोटल कितनी है, 8 यूनियन टेरेटरीज है। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि 9 थी पहले यूनियन टेरेटरीज ना, जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया था। लेकिन अभी जनवरी में क्या हुआ है, जो ये दादर और नागर हवेली है और दमन एंड दीव है, इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले अलग अलग हुआ करती थी, दादर और नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, ये अलग हुआ करती थी, अब ये दोनों मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये एक यूनियन टेरेटरी बन चुका है, इसलिए जो नंबर है वो 9 से 8 हो चुका है। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी है, दूसरी लद्दाख, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर आपका दादर और नागर हवेली है, यहाँ पर दमन दीव, तो ये एक यूनियन टेरेटरी हो चुकी है। उसके बाद पुडुचेरी, ठीक है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप। तो ये हैं तुम्हारी टोटल 8 यूनियन टेरेटरीज। तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, दिल्ली न्यू दिल्ली कैपिटल है, पुडुचेरी की पौंडीचेरी है कैपिटल, दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली दमन है इसकी कैपिटल, लक्षद्वीप की कावरती, अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर एंड श्रीनगर है समर्स में और विंटर्स में जम्मू। ठीक है, उसके बाद लद्दाख की है आपकी लेह। तो देखो, यूनियन टेरेटरी में एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, तो ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 239 के अंदर, द यूनियन टेरेटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो किसके अंडर में होते हैं ये, बेसिकली ये प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं। ठीक है, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इज अपॉइंटेड बाय हिम विद अ सुटेबल डेजिग्नेशन। तो कौन अपॉइंट करता है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। डेजिग्नेशन इज कॉल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसे क्या कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, या फिर चीफ कमिश्नर बोला जाएगा, या एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाएगा। अच्छा, जो हेड होगा, मतलब जो यहाँ पर संभालेगा, उसे कहा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता है यूनियन टेरेटरी में, क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो उसमें 3 तरीके के पोस्ट होती हैं, कहीं पर ये बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहीं पर बोला जाता है चीफ कमिश्नर, कहीं बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो कहाँ क्या बोला जाता है मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी और दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये 5 यूनियन टेरेटरीज हैं जहाँ पर क्या बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप, वहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। ठीक है, बाकी पुडुचेरी में और दिल्ली में इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन पावर्स जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना हो हमें, तो वो किस तरीके से होते हैं, अमेंडमेंट कैसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मेड इन अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंदर कोई कानून में बदलाव करना हो तो किस तरीके से होता है, और हम बात करेंगे इंडिया की। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो पावर शेयरिंग हो गई है, जैसे यूनियन लिस्ट बना दी, स्टेट लिस्ट बना दी, तो क्या हुआ, यहाँ पर पावर शेयर कर लिया उन्होंने। ठीक है, कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो इन जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है
जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके बाद इसमें चेंजेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज इट्स दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट के पास अधिकार नहीं है कि वो अपने आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस करे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अगर कोई भी चेंज करना है तो क्या होता है, एनी चेंजेस टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो तुम्हें ये बात पता ही है कि 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो अगर कोई भी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान में कोई भी चेंज करना है, तो सबसे पहले तुम्हें ये क्या करना होगा, ये पास कराना होगा दोनों पार्लियामेंट्स, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। और कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। और जितने भी मेंबर्स उस टाइम पे हैं, जैसे 540 मेंबर्स हैं, तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 360 मेंबर्स वोट करेंगे तब जाके कोई भी कानून में चेंज किया जा सकता है। लेकिन दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो कानून पास हो सकता है। अगर किसी भी कानून में बदलाव करना है, कोई रेक्टिफाई करना है बाद में, ठीक है, कोई, तो कम से कम 50, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स जो है वो रेक्टिफाई करेंगे, मतलब उसको फिर वो स्टेट्स को भेजा जाता है। और कम से कम जैसे 28 स्टेट्स हैं तो 14 स्टेट्स कम से कम उसे वेरीफाई कर दें, रेक्टिफाई कर लें और वो वापस भेज दें लोकसभा में, तब जाके वो कानून बनता है, ठीक है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट पे कानून लगाना है ना, तो कम से कम आधे स्टेट उसको मानना ज़रूरी है उनका। अब हम बात कर लेते हैं जुडिशरी किस तरीके की है यहाँ पर, ठीक है। तो रोल क्या होता है जुडिशरी का हमारे इंडिया में, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी इन द फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम के अंदर जुडिशरी का क्या रोल होता है। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करती है, यानी जुडिशरी का मतलब क्या हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स। इनका काम क्या होता है, पहला काम होता है इनका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी किसी भी संविधान में जो भी लिखा हुआ कानून है, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको इंटरप्रेट करना, उसका प्रोविजंस या प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंटेशन कराना भी काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है, ठीक है। जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर देश में, तो फिर उसके लिए एक PIL फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, फिर वहाँ पर सुनवाई होती है और फिर जुडिशरी क्या कहेगी, वो सरकार को कहेगी कि आपको ये इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम किसका होता है, जुडिशरी का, यानी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। तो वो भी डायरेक्टली आप पे काम इम्प्लीमेंट करा सकती है कोई भी कानून। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर्स, अगर किसी भी तरीका का डिस्प्यूट रहता है डिवीजन ऑफ पावर का, यानी कि किसकी पावर मतलब किसके पास होनी चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट की पावर किसके पास होनी चाहिए, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है, इसमें कोई मतभेद है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन ऑन दिस। तो डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको कौन सॉल्व करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी का काम ये होता है, ठीक है, याद रख लेना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स, और दूसरा डिवीजन ऑफ पावर, यानी डिस्प्यूट बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर को भी कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। The union and the state government has the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and responsibilities assigned to each of them. देखो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी टैक्स तुम्हारे ऊपर लगाया, किसी भी चीज़ पे टैक्स लगा सकती है वो, ताकि वो जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, उसको वो कैरी ऑन कर सके, मतलब चला सकें। तो उनके पास ये अधिकार होता है वो कि कोई भी टैक्स लगा सकती है और कभी भी टैक्स को इंक्रीज़ कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट के अपने अलग टैक्सेस होते हैं और वो अपने आप उनको इंक्रीज़ या कोई भी नया टैक्स इम्पोज कर सकती है किसी भी मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो ये भी अधिकार उनके पास होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर ये ख़त्म होता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।